नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो शिक्षा, साहित्य और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरे को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे से पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जो है वो चेंगपट्टू पहुंचेंगे, जहां वो एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं के 22वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और छात्रों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद से वो चेन्नई में आयोजित पूर्व राज्यपाल की प्रथम पुण्यतिथि समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति चेन्नई में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति तिरुवरूर पहुंचकर तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। इसके बाद से वो शास्त्र डिम्बा यूनिवर्सिटी की रूबी और रजत जयंती समापन समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र से उनके योगदान पर भी चर्चा की जाएगी। उपराष्ट्रपति का ये दौरा शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और ज्ञान आधारित विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं में उनके संबोधन पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अटल जी के स्मारक सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें अद्भुत दूरदर्शिता वाला असाधारण जननेता के रूप में याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पूरा जीवन जो है राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और उनके विचार, कार्यशैली और नेतृत्व में देश की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी के सुशासन, विकास और जन कल्याण के सिद्धांत आज भी देश को दिशा देने का काम कर रहा है और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राष्ट्रभक्त नेता थे जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। अटल जी को देश की राजनीति में सहमति और संवाद की राजनीति के प्रति माना जाता है। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने देश को नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और भारत के वैश्विक पहचान को मजबूत करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके योगदान को भी याद किया जा रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श नीति का शिखर पुरुष बताते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने अपने औचित्य, चिंता और मर्यादा, आचार और साथ ही कर्मनिष्ठा जीवन के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र में शुचिता और राजनीति में नैतिकता के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि वो करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा थे, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देश को नई दिशा देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत उदाहरण था और उन्होंने हमेशा देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक सम्मान की नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रोन्नति के प्रति अटल जी का अटूट संकल्प आज भी देशवासियों को विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचार, सिद्धांत और राष्ट्रभक्ति की भावना आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देती रहेगी और देश हमेशा उनके योगदान का कृतज्ञ के साथ याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल के बाद से सियासत अब तेज हो गई है और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें दिमागी नस्ल कहने पर गर्व है। चिदंबरम का ये बयान उस समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि देश ने हथियारबंद नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है, लेकिन अब दिमाग
नस्ल जो है वो समाज में अशांति के लिए हिंसा फैलाने के अवसर तलाश रही है और उनके पहचान कर अलग अलग करना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पी चिदंबरम ने अपने पोस्ट में खुद को दिमागी नक्स कहे जाने पर गर्व जताते हुए सरकार पर सहमति की आवाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस टिप्पणी को लेकर सरकार की आलोचना की है। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष का रुख सवालों के घेरे में है। दिमागी नक्सल शब्द को लेकर शुरू हुआ ये राजनीतिक जंग अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर दिमागी नक्सल होने पर बयान दिया और जिसके बाद से कांग्रेस जो है अब लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पी चिदंबरम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। दिमागी नस्ल शब्द को लेकर अब देश में सियासत जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी ने ये बड़ा बयान दिया था और रमेश जी जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बहुत सारी बातें लाल किले के प्राचीर से कही थी और इस दौरान अब एक शब्द जो है वो काफी हाईलाइट किया जा रहा है, दिमागी नस्ल। उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो लगातार अब बीजेपी को घेरती हुई देख रही है। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा, दिमागी नस्ल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस शब्द को? देखिए अनीता, ये बात जग जाहिर हो गई है, प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल, चाहे तो विपक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता हो, विपक्षी पार्टियां हो या उनके खिलाफ कोई भी क्रिटिसाइज करने वाला, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ जो भी अगर आवाज उठाता है तो उनको वो नापसंद करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो अर्बन नक्सल ये भी शब्द कभी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ही दिया था, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने उस समय दो कैटेगरी बनाई थी। एक जो नक्सलाइट है, जो छत्तीसगढ़ या जो विभिन्न जिलों के जंगलों में जो थे वो तो नक्सलाइट हैं ही, उनको नक्सलवादी कहते थे, लेकिन उनकी विचारधाराओं से जुड़े हुए बकौल प्रधानमंत्री, तो उनको अर्बन नक्सल कहा गया था। उनमें कौन थे? उनमें जो, और विशेष तौर पे उन्होंने एक बार जो योगेंद्र यादव हैं उनके लिए भी उन्होंने बोल दिया था। अब दूसरी कड़ी में कल उन्होंने कह दिया है कि दिमागी नक्सल। बिल्कुल। अब दिमागी नक्सल में जिस तरीके से उसमें जो दिमाग वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसे जैन जी, मेन निशाना उनका जैन जी की तरफ है और विरोधी पार्टियां तो हैं ही। अब जैसे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम साहब ने उन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं, और इस तरीके से पूरे भारत में ट्रेंड चल पड़ा है। जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं या जो भी हैं वो सब कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री हमें दिमागी नक्सल कह रहे हैं तो हम हैं। सभी लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप कल के भाषण के अगर व्यक्तिगत बात करूं जी, तो मुझे उनका भाषण पिछले कई सारे भाषणों से अब तक सबसे अच्छा लगा, सबसे अलग लगा। अगर ये शब्द वो इस्तेमाल ना करते तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस बार अपने भाषण में आगामी सालों का ब्लूप्रिंट भी रखा है, कार्य योजना भी रखी है और सरकार किस दिशा में काम कर रही है और कितने डाटाबेस और कितने उन्होंने आंकड़े वगैरह वो सारे प्रस्तुत किए, जिसको सब लोगों ने सराहा भी। लेकिन एक शब्द में मुझे लगता है वो सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लगातार अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अब पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि हाँ, मैं एक दिमागी नस्ल हूं और परिभाषा के मुताबिक सभी कॉकरेज होते हैं। ऐसे में सीजेपी का भी जो अब बयान है वो निकलकर सामने आ रहा है। बता दें कि 2027 और 28 के आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में से पहले लाल किले से आए ये बयान आने वाले दिनों में राष्ट्र की राजनीति और सुरक्षा बहस का एक मुख्य केंद्र बनने वाला है।
वहीं झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। राजधानी रांची में बड़ी संख्या में छात्र अपने विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव और कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार देरी, परीक्षा परिणामों में कथित अनियमितताएं और नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी के कारण हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि लंबित भर्तियों को जल्द ही पूरा किया जाए। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने कहा कि सालों से तैयार कर रहे युवाओं के सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं। और इसी बीच प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका और आरोप लगाया कि युवाओं के मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों गंभीर नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन ने प्रदर्शनकारी से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से झारखंड की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है और रोजगार और भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में आ गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रामपुरहट विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक रहे आशीष बनर्जी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। रविवार सुबह उनका शव रामपुरहट स्थित उनके आवास के पास बने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। आशीष बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते थे और वो साल 2001 से 2022-21 तक लगातार 5 बार रामपुरहट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। ममता बनर्जी सरकार में उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली थी। इसके अलावा पिछली बार ममता सरकार में वो पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे। हालांकि 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार ध्रुव साहा के हाथ हार का सामना करना पड़ा। आशीष बनर्जी की मौत की खबर के बाद से उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मौत के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर रही है। इस घटना ने राज्य की राजनीति में हलचल एक बार फिर से पैदा कर दी है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर हरियाणा और पंजाब सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिंद प्रशासन ने देर रात हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है और किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 16 अगस्त से 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया और किसान नेताओं के मुताबिक ये पदयात्रा पंजाब के दाता सिंह वाला से शुरू होकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी। पदयात्रा से पहले दाता सिंह वाला गांव में अरदास प्रार्थना सभा और किसानों की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद से दोपहर 3 बजे यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया गया और यात्रा के पहले ही दिन उझाना गांव में किसानों का स्वागत भी किया जाएगा और ऐसे में गांव में रात्रि को विश्राम के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। किसानों का कहना है कि ये पदयात्रा कृषि और व्यापार से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। वही किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद मणिकर्ण टैगोर ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के काम पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ये योजना के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा अब तक खर्च नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के अवसर देने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर योजना अपेक्षा के परिणाम नहीं दे सकी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि योजना के लिए निर्धारित राशि का अधिकांश भाग अब तक उपयोग नहीं हुआ है, जिससे सरकार की मंशा और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना देश के युवाओं को शीर्ष कंपनियों से व्यवहारिक अनुलाभ देने की एक
महत्वाकांक्षी पहल है और इसके तहत लाखों युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योग जगत से जोड़ना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। विपक्ष का आरोप है कि योजना के प्रचार और वास्तविक उपलब्धियों के बीच बड़ा अंतर है, जबकि सरकार का दावा है कि योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इसे लेकर बहस जारी है। कांग्रेस इस मामले में सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि बीजेपी योजना को युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अजय देवगन टाइगर श्रॉफ को एक विज्ञापन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। FDA का आरोप है कि संबंधित विज्ञापन प्रतिबाधित पान मसाला उत्पादकों के अप्रत्याशित या फिर सिगरेट प्रचार से जुड़ा हो सकता है। नोटिस से तीनों अभिनेताओं से फिल्मों में उनकी भूमिका और उनके जुड़े तथ्यों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। FDA के अनुसार विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए ब्रांड नाम, संवाद और प्रस्तुति से उपभोक्ताओं के बीच एक विशेष पान मसाला ब्रांड से जुड़ाव का संदेश जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत पान मसाला और तंबाकू या फिर निकोटैक युक्त उत्पादन के निर्माण, भंडारण, परिवहन और वितरण और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। और FAD के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी कि FSS एक्ट की धारा 24 और 53 का हवाला देते हुए कहा है कि भ्रामक खाद्य विज्ञापनों के मामले में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग के अनुसार 25 मई से 31 जुलाई के बीच छापेमारी में 600 से ज्यादा छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें से 15 करोड़ रुपए से अधिक का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया और साथ ही सैकड़ों FIR दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। FDA का कहना है कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद से आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में एक बार फिर से सरोगेट विज्ञापन और सेलिब्रिटी ब्रांड्स को लेकर नई बहस छिड़ गई है। वहीं राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान आज यानी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समर एनुअल एडिशन 2026 का उद्घाटन किए जाने के बाद से अब देश भर से आने वाले लोग 15 सितंबर तक इस खूबसूरत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उद्यान जो है प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक ही मिलेगा। रखरखाव कार्यों के कारण प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रखे जाएंगे और इस बार अमृत उद्यान में देसी और स्थानीय फूलों को विशेष प्रजातियां जो है आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुलमेहंदी, अपराजिता और रुक्मणी, वर्षा फूल, लाल साग और साथ ही नागफना जैसे पौधों का प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है, जो कि भारत के समृद्धि, पुष्पीय विरासत और जैव विविधताओं को झलक पेश करती है। उद्यान में आने वाले लोगों को बेंसाई गार्डन और साथ ही बबलिंग ब्रूव से सेंट्रल लॉन और साथ ही गार्डन जैसे प्रमुख हिस्सों को भी आनंद ले सकेंगे। प्रवेश और निकास की व्यवस्था नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास स्थित गेट नंबर 35 से की जाएगी। अमृत उद्यान में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन स्टॉल बुक कराना अनिवार्य होगा। लोगों को सुविधा के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार, शौचालय, वर्षा सॉल्ट और साथ ही सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट पर शटल बस जो है उसकी उपलब्धता कराई गई है और साथ ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के अवसर पर विशेष प्रवेश की व्यवस्था भी की गई है। वहीं महाराष्ट्र में आज से कमर्शियल यात्री वाहनों के चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्यकारी ज्ञान अनिवार्य करने वाला नया नियम लागू हो गया है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों में संशोधन के बाद से ये व्यवस्था प्रभावित हुई है। नए नियम के तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ऐप आधारित कैब और अन्य व्यवसायी यात्री वाहन चालकों वाले ड्राइवरों को मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक होगा, ताकि वो स्थानीय यात्रियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सके। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और राज्य की राजभाषा का प्रोत्साहन देना है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और अब नियम का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आज से विभिन्न क्षेत्रों में मराठी ज्ञान की जांच और फील्ड टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें ड्राइविंग प्राधिकरण निलंबन करना और बैज रद्द करना भी शामिल है। और हालांकि कुछ जगहों पर ड्राइवरों की भाषा सीखने को दोबारा परीक्षा का आवश्यक अवसर भी दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा।
वहीं श्रीलंका के खिलाफ गाल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज देवदत्त ने अपना टेस्ट कैरियर का पहला शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 26 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नादाब 131 रनों की यादगार पारी खेली है और भारत की मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ये शतक इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि देवदत्त ने लंबे इंतजार के बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की और इसके साथ ही दोनों हाथों से भुनाया। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 632 दिनों बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले देवदत्त ने धैर्य, तकनीकी और आत्मविश्वास का बेहतर प्रदर्शन दिया। मैच के बाद से देवदत्त भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, कोचिंग स्टाफ और टीम प्रबंधन के भरोसे को दिया। टीम के बल्लेबाज कोच सितांशु कोटक ने भी देवदत्त की जमकर तारीफ की और अनुशासन और तकनीकी सुधार और इसे शानदार पारी बताया। गौरतलब है कि साई सुदर्शन के चोटिले होने के बाद से देवदत्त की प्लेइंग 11 में मौका मिला था और उन्होंने इस अवसर को शानदार शतक में बदल दिया। इससे पहले उनके अभ्यास मैच में भी शतक लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत की थी और अब उनकी ये पारी भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 स्थान के लिए उनकी दावेदारी को और मजबूत करने पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।